नमस्कार दोस्तों, खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड प्रदेशवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। भी हम बात करते हैं मास्टर प्लान की। 2005 में उत्तराखंड प्रदेश में मास्टर प्लान लगाने की तैयारी की गई थी। उसमें कुछ नोटिफिकेशन किए गए थे, लेकिन ये मास्टर प्लान अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है और आज भी उसमें कई सारी त्रुटियां पाई गई है। सरकार की तरफ से समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था कि जिस किसी भी क्षेत्रवासी को संपूर्ण जिले में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वो अपना आपत्ति, शिकायत या सुझाव प्रस्तुत करें। ऐसे में कुछ आपत्तियां, कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कई मुद्दों पर अपने हाथ खड़े कर दिए गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसके जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं। ये टाउन प्लानर इस पर जो है अपनी टिप्पणी कर सकता है, अपना जवाब दे सकता है। आज अंतिम दिन था टाउन प्लानर के पास शिकायतों को सुनने का, और कई शिकायतें उनके पास थी और कुछ आपत्तियां थी और कुछ सुझाव थे। लेकिन जिस तरीके से आज टाउन प्लानर द्वारा वहाँ लोगों की जन सुनवाई की गई, एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें सभी विभाग के अधिकारी थे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे एमडीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, जल संस्थान हो, वन विभाग हो, हर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और टाउन प्लानर के सचिव, उनके अध्यक्ष, सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस सुनवाई के कार्यक्रम में लगभग 37 लोगों ने आज प्रतिभाग किया, जो अपने पर्सनल शिकायतों के साथ वहां पर आए थे। जैसे कुछ एरिया जो नक्शा दर्शाया गया है, जो रोड मैप बनाया गया है मास्टर प्लान के लिए, महायोजना के तहत, महान योजना 2041 के तहत तैयार किए गए इस रोड मैप में कई सारी खामियां थी। कई वर्षों से रह रहे लोगों के उस पूरे जगह को नोटिफिकेशन से हटा दिया गया। कुछ रिहायशी इलाके जो पहले से ही उस क्षेत्र में बसे हुए हैं या जिस भूमि की सरकार द्वारा राजस्व प्राप्त की गई है, सरकार ने जिस भूमि का रजिस्ट्री किया, सरकार ने जिस भूमि के म्यूटेशन के नाम पर राजस्व वसूल किया, आज उसी भूमि को उस क्षेत्र से नदारद कर दिया गया और फिर उसको डिफेंस लैंड या नो मैंस लैंड इस तरीके से दिखाया गया। साथ ही टाउन प्लानिंग कमेटी के साथ बात होने पर यह पाया गया कि मेट्रो की परियोजना प्रदेश के अंदर, प्रदेश की राजधानी में नहीं आ रही है, इसलिए इसमें उसका कोई प्रायोजन नहीं रखा गया। जबकि सुझावकर्ता द्वारा ये बताया गया कि परियोजना जो है आज नहीं है, पूरे देश में जबकि मेट्रो का जाल बिछ रहा है, जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रही है, तो मेट्रो का होना अति आवश्यक है और इस मेट्रो परियोजना को लागू करना चाहिए। और आज नहीं तो कल, 5 साल में, 10 साल में कभी ना कभी मेट्रो ने इस क्षेत्र में प्रवेश करना है, इस प्रदेश में प्रवेश करना है और उस मेट्रो को लाने के लिए आज ही से प्लानिंग करके
उस जगह को, उतनी जगह को पहले से ही छोड़ करके चलना चाहिए। ये कुछ सुझाव दिए गए। साथ ही एक महत्वपूर्ण सुझाव, अति महत्वपूर्ण सुझाव टाउन प्लानिंग कमेटी को दी गई, जिसमें यह बताया गया कि शहर की व्यस्ततम इलाकों में भी कम से कम 10 से 12 फुट की जगह एम्बुलेंस के लिए रिजर्व किया जाए। एक पूरी लेन एम्बुलेंस के लिए बनाई जाए। अगर नीचे जमीन उपलब्ध ना हो तो उन्हें पिलरों पर खड़ा करके और फिर उसके ऊपर उसको चलाया जाए। और हर 1 किलोमीटर के बाद जो 10 फीट की या 15-12 फीट की जो लेन बनी है एलिवेटेड रोड पर, उस लेन को 1 किलोमीटर के बाद 20 फीट का कर दिया जाए, ताकि दूसरी दिशा से, विपक्षी दिशा से आने वाली एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा सके। इस डिस्कशन के दौरान कमेटी ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि चलिए एलिवेटेड रोड पर हम एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, लेकिन इसको हम उतारेंगे कैसे, उसके लिए फिर रास्ता चाहिए। तो उसके लिए एक सुझाव दिया गया कि जिस एलिवेटेड रोड के साथ आप लेके जा रहे हैं उसी में आप लिफ्ट के माध्यम से आप गाड़ी को उतार सकते हैं, या क्रेन के माध्यम से आप गाड़ी को उतार सकते हैं। और दुर्घटना के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो क्रेन कहीं पर भी बीच में जा करके उस चीज़ को, जो गाड़ी है जहाँ पर दुर्घटना घटी है, उस गाड़ी को वहाँ से हटा सकती है और ट्रैफिक के जाम को खोल सकती है। दूसरा मुद्दा, ट्रैफिक के बाद जो अति महत्वपूर्ण है वह शहरी क्षेत्र में जो आड़त बाजार है, जो सब्जी मंडी है, इन सबको शहर से एकदम दूर किया जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ करती है। अभी फिलहाल सरकार द्वारा आड़त बाजार को एक स्थान के भीड़ से हटा करके दूसरे स्थान के भीड़ पर शिफ्ट किया गया है, जिसका कोई लाभ नहीं है। दूरदर्शिता की कमी पूरे मास्टर प्लान में देखने को मिली है। कई लोगों की ज़मीन, कई लोगों के मकान जो 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको मास्टर प्लान में दर्शाया ही नहीं गया है। तो ये सरकार की बड़ी सारी खामियां हैं। तीसरी सबसे बड़ी खामी इस महायोजना की ये रही कि लोग आपत्ति के लिए आ ही नहीं पाए। उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की पब्लिसिटी की कमी। सरकार ने अखबार में विज्ञापन दे दिया और इतिश्री कर लिया। 25 फरवरी 2023 से आपत्तियों के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसका सही ढंग से प्रचार प्रसार न होने के कारण आज तक भी लोगों को मास्टर प्लान या मास्टर प्लान की खामियों के बारे में नहीं मालूम। तो इस पर सरकार को संपूर्ण टाइम देना चाहिए। एक शिविर के माध्यम से लोगों की आपत्तियां, लोगों की परेशानियां और जो पहले से रह रहे हैं लोग, और सरकार जिसका राजस्व वसूल कर चुकी है, चाहे वो कॉलोनी एमडीडी के द्वारा बनाई गई हो या नगर निगम के द्वारा अप्रूव हो या ग्राम समाज के द्वारा अप्रूव हो, कोई भी कॉलोनी हो जिसका रजिस्ट्री सरकार ने किया, जिससे राजस्व प्राप्त किया, चाहे वो कहीं की भी कॉलोनी हो और जिसपे म्यूटेशन भी किया गया, तो इन सब कॉलोनी को आप रेगुलराइज कॉलोनी के रूप में मान्यता आप दें, तो ये एक जनहित का कार्यक्रम होगा। साथ ही जो सड़क निर्माण है, जो कॉलोनियां बन रही हैं, उसमें कम से कम कॉलोनी काटने से पहले 20 फीट की चौड़ी सड़क और पानी निकासी के लिए
नाली की व्यवस्था दोनों तरफ, सीवर लाइन की व्यवस्था और फुटपाथ की व्यवस्था। उसके बाद ही किसी कॉलोनी को, किसी फ्लैट को, किसी अपार्टमेंट को अप्रूवमेंट मिले। इसके बाद हमारी जो चौथी बात टाउन प्लानर से इस कमेटी के साथ में हुई, पार्किंग को लेकर के। जितनी भी जमीन खाली पड़ी है, जिसका कोई ओनरशिप नहीं है, या ऐसी भूमि जिसका ओनर भी है और कॉमर्शियल जगह से लगता हुआ है लेकिन खाली पड़ी है, उस ज़मीन पर सरकार मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए। उस जगह पे ओनर को पैसा दिया जाए, या सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहण करे या पर मंथ उनसे फिक्स कर ले और उस पर पार्किंग की व्यवस्था करे। और बिना पार्किंग वाले कॉम्प्लेक्सों को कतई परमिशन ना मिले। पांचवा, मिक्स यूज जो मास्टर प्लान है, मिक्स मास्टर प्लान में क्या है कि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉलोनी, रेसिडेंशियल कॉलोनी के साथ में कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। आदमी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है, दिन भर काम करता है, सुकून से सो सके, तो वो एक्टिविटी, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर रेसिडेंशियल एरिया में होगा तो हर आदमी को इस पर परेशानी होगी। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसे जगह पर ना हो। और जो क्षेत्र कॉमर्शियल बन गए हैं, जैसे हम जीएमएस रोड की बात करते हैं, जनरल महादेव सिंह रोड रिहायशी एरिया है लेकिन सब कॉमर्शियल एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, तो उसे प्राधिकरण कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए लीगलाइज कर दे। वो सारी दुकानें, सारे मकान, जो कुछ भी उस बीच में आ रहे हैं, वो सब कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए लीगलाइज हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं है नहीं, तो उनको कुछ उदाहरण दिए गए कि आरागढ़ चौक से लेकर के आप हरिद्वार रोड कहीं भी चले जाएं, नेहरू कॉलोनी चले जाएं, कहीं चले जाएं, सारी कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन एमडीडीए द्वारा उसको रेगुलराइज नहीं किया गया है, लीगलाइज नहीं किया गया है। तो ऐसी कई संपत्तियां हैं, कई जगह हैं जो आज भी रेजिडेंशियल में चल रही है लेकिन गतिविधियां कॉमर्शियल हैं। इससे सरकार को भी फायदा होगा, प्राधिकरण को भी फायदा होगा कि जब कोई चीज़ लीगलाइज होंगी, कॉमर्शलाइज होंगी, तो उसके लिए उसका लैंड यूज या बिल्डिंग यूज चेंज हो जाएगा और प्राधिकरण को उससे राजस्व प्राप्त होगा। तो इसको अति शीघ्रता के साथ, बिना विलंब के साथ सरकार को करना चाहिए। कई सारी खामियां होने के बावजूद कई लैंड को सड़क के आर या सड़क के पार इस तरीके से दर्शा गया है कि जिसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड दर्शा दिया गया है। कोई सड़क कहीं से जा रही है, तो ये सारा मास्टर प्लान का जो खाका देखने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जो ये अधिकारीगण हैं, ये जो माननीय बैठे हैं, इन्होंने बंद कमरे के अंदर बिना प्रॉपर जगह की विजिट किए हुए एक अंदाजे से इस खाके को तैयार किया है। किसी ने उनको ब्रीफिंग की, क्या ब्रीफिंग की और क्या उनके समझ में आया और क्या उन्होंने मैप में दर्शाया है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। सरकार को पूरे मास्टर प्लान को दोबारे से जांच करके, परख करके, आम जन के बीच में जा करके उनकी सलाह मशवरा, उसके बाद तब मास्टर प्लान लागू करे और विजन इतना बड़ा रखे कि आज से 30 साल बाद जस्ट डेवलपमेंट जिस हिसाब से होनी है, जो सड़कें होनी चाहिए हमारी, जो फ्लाईओवर होने चाहिए, वो कितने चौड़े होने चाहिए कि आज से 30 साल बाद कितनी गाड़ियां होंगी, तो उसके हिसाब से सड़कें बने, उसके हिसाब से
सारी डिजाइनिंग हो, उसके हिसाब से हमारे सीवर लाइन बने, उसके हिसाब से हमारे पानी की सप्लाई हो। और एक महत्वपूर्ण बात जो आज इस मुद्दे में उठाया गया कि हम बार बार डेवलपमेंट के नाम पर सड़क बनाते हैं और फिर उसी सड़क को 1 महीने बाद, 15 दिन बाद खोद डालते हैं कि आज यहाँ पर सीवर लाइन भी चाहिए। फिर सीवर लाइन बनती है, उस सड़क को भर दिया जाता है, जिसे कहते हैं डामरीकरण कहना, डामरीकरण कर दी जाती है। फिर उसके बाद 15 दिन, महीने बाद फिर वहां पर जल संस्थान गड्ढा खोदती है। तो ये खेल इतना क्यों हो रहा है कि बार बार गड्ढा खोद रहे, जब इनके पास प्लानिंग की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, किस चीज़ की कमी है कि ये बार बार पैसे का वेस्टेज, आम जनता के समय का वेस्टेज, दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता हुआ ये गड्ढा। आज अगर आप बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून के किसी भी सड़क पर आप चले जाएं, किसी भी सड़क पर चले जाएं, किसी भी रूट पर चले जाएं, बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर कोई काम पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी एक विडंबना है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट कुछ भी नहीं है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना खेला चला है, जितना खेला हुआ है, शायद ही किसी परियोजना के अंदर हुआ हो। 2 परियोजना इस समय महत्वपूर्ण रूप से चल रही हैं, एक जल जीवन मिशन और एक स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का सबसे बेहतरीन और कामयाब प्रोजेक्ट हम अगर कहें तो वो है इलेक्ट्रिक बस है, जिसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जो एक बहुत बेहतरीन कदम है। लेकिन जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वो कोई भी कार्य सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्शन वाले नहीं है। जहाँ पर पहले 5 फीट के नाले हुआ करते थे, वहाँ 1.5 फीट के नाले बना दिए गए। उसका क्या लाभ है? उससे बरसातों में जो पानी सड़कों पर इकट्ठा होता है, जब 5 फीट के नाले से पानी बाहर आ सकता है तो 1.5 फीट के नाले से क्या होगा? ये आमजन के समझ से परे है, लेकिन सरकार इसे नहीं समझ पा रही है, शासन प्रशासन इसे नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आज रखे गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो वन क्षेत्र है, जो कृषि भूमि है फॉरेस्ट के अंदर, उन पर अतिक्रमण, उनके रास्तों पर अतिक्रमण, उनका लैंड यूज चेंज करके फिर अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, होटल, स्कूल, रिजॉर्ट्स आदि बनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई नदी नाले खालों के ऊपर स्कूल, कॉलेज और कॉम्प्लेक्सेस बने। विधानसभा के ठीक पीछे नदी के बीच में एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल और सारे अधिकारी, सारे नेतागण को दिखाई दे रहा है, एमडीडी को दिखाई दे रहा है कि नदी के बीचों बीच कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है। अब एक बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात यह है कि जब वो नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया तो उसका टेंडर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो नदी उतनी चौड़ी थी जितना ब्रिज है। उसके बाद एक और ब्रिज बनाया गया, वो भी उतना ही चौड़ा बनाया गया। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रही है। अब जब उतने में नदी थी, उतने बड़ा पुल बनाया गया, तो फिर ये पुल से पहले ही नदी के साथ लगते हुए इसमें कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है? इसको प्राधिकरण ने कैसे पास किया? यहाँ पर प्राधिकरण कसूरवार है, जिम्मेदार है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऐसे ही कई कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही कई रिजॉर्ट, ऐसे कई होटल, ऐसे कई स्कूल, ऐसे कॉलेजेस, इनकी अनदेखी के कारण या इनकी मिली भगत के कारण बना। नदी नालों के क्षेत्र में इस तरीके का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंध है। लेकिन उसके बावजूद नदी नाले खालों में पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज इत्यादि सब बन रहे हैं। हम बात करते हैं साईं मंदिर की। कई बार माननीय जिलाधिकारी को इस बारे में अवगत कराया गया, उनसे शिकायत भी की गई। साईं मंदिर के बगल में वहाँ पर टीम भी गई, उन्होंने कहा कि हम पुस्ता निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पुस्ता निर्माण के साथ उसमें ऊपर लेंटर पड़ गया। खुद कलेक्ट्रेट परिसर जो
रोडवेज वर्कशॉप की जगह खाली की गई और वहाँ पर कलेक्टर परिसर का निर्माण होना है। उस परिसर में जो रोडवेज वर्कशॉप का गेट, पिछला गेट है, जहाँ पर एक पान का खोखा और चाय की दुकान हुआ करती थी, कभी वहाँ से गाड़ियाँ कभी निकल आया करती थी, उस जगह को किसी ने घेर लिया और उस पर दुकानें बना दी, शटर लगा दी। लेकिन सरकार या शासन प्रशासन, उन्होंने नोटिस दे करके तीसरी कर ली और वो काम आज तक नहीं रुक पाया, न उसको निर्माण को तोड़ा गया। ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स हाथीबुटला सालावाला मोड़ पर है, न्यू कैंट रोड पर, वीवीआईपी रोड है, जिस रास्ते से गवर्नर साहब गुजरते हैं, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री जी गुजरते हैं, उसी रास्ते पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जो पूरे खाले से बनाया गया, खाले में इसको बनाया गया। और उस खाले के बगल में स्कूल भी चल रहा है। यदि कोई घटना घटी, कोई दुर्घटना हुई और वो इमारत अगर किसी वजह से गिर गई तो पूरा का पूरा स्कूल के ऊपर गिरने की संभावना है। क्या खाले की रजिस्ट्री की जाती है? बिना रजिस्ट्री के एमडीडीए उसको अप्रूव कर सकता है, और अगर इलीगल है तो एमडीडी ने उसे बनने कैसे दिया, उसको रोका क्यों नहीं? ये एक गंभीर विषय है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा और इस कमेटी के सामने उठाया गया, जाखन से लेकर के जाखन, कुठाल गेट, ओल्ड मसूरी रोड, भट्टा फॉल, पूरा मसूरी तक, धनोल्टी तक जो है अतिक्रमण हुआ है, फॉरेस्ट की लैंड में हुआ है, नदी नालों में हुआ है, गड्ढों में हुआ है, पहाड़ी काट करके हुआ है। लेकिन प्राधिकरण, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, उसने किसी प्रकार के विकास न करने की कसम खाई है और ना ही इनको रोकने का प्रयास किया है। कोई जनप्रतिनिधि इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बिना जनप्रतिनिधि और प्राधिकरण की मिली भगत के ऐसे निर्माण संभव नहीं है। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी बंदिशों के बावजूद ऐसे इलाकों पर निर्माण किया गया। सारे नियम कानून दाव पेच सब ताक में रखे गए और निर्माण हो गया। और कुछ क्षेत्रीय युवाओं के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के व्यवसायी लोग भी यहाँ पर होटल बना करके, रिजॉर्ट बना करके निर्माण कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और सरकार अपना आंखें मूंदे बैठी हुई है। यह अति गंभीर विषय है और यही हाल पूरे प्रदेश का है, पूरे उत्तराखंड में। जिस तरीके से लोगों ने जमीन खरीदा है, जिस तरीके से निर्माण किया है, वो एक गंभीर विषय है। और आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। और इससे भी ऊपर सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई नेता कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्रकृति अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला अवश्य लेगी। जिस दिन भी भूकंप आएगा, कम से कम 10 लाख लोग, कम से कम 10 लाख लोग इस पूरे क्षेत्र में प्रभावित होंगे। जिस तरीके से इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है, दर्शाया है, उस मास्टर प्लान को ऐसा देखने के बाद ये लगता है कि किसी को विशेष रूप से फायदा पहुंचाने के प्रयास इसके अंदर हुआ है। तो ये सारे मुद्दे जिस पर आज पूरा डिस्कशन टाउन प्लानिंग कमेटी के साथ में किया गया, लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, लोगों ने अपने क्षेत्र को छोड़े जाने की बात की। रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने इतनी बड़े स्कूल और रिहायशी कॉलोनी बसी हुई है,
जो हम 200 बीघा ज़मीन की बात करते हैं वहाँ पर, उसमें रिहायशी कॉलोनी बसी हुई है, कई लोगों के आवास हैं, कई पुलिस अधिकारियों के आवास हैं, लेकिन उसको डिफेंस क्षेत्र दिखा दिया गया है। और ऐसे ही केसरवाला और ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं, ऐसी जैतनवाला से आगे संतला देवी मंदिर, कई सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं है। ऐसी हम बात करते हैं चंद्रमणि वाइल्ड लाइफ की, वहाँ से भी लोगों की शिकायत थी कि मेन रोड के उनका जो है दुकान या उनकी ज़मीनें नहीं दर्शाई गई। पहले भी उनकी ज़मीनें 8-10 बीघे ज़मीनें जा चुकी हैं। तो ये पुराने लोगों को उजाड़ कर और नए लोगों को बसाने का जो ये धंधा मास्टर प्लान के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।